तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो आज बहुत दिनों बाद अपनी क्लास हो रही है। तो जो आज की क्लास है एग्रोन 1 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम जो है एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यूस कर रखे थे, तो बीच में कुछ वजह से ऑफ कर दी थी, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो आपके एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 9 और 10 की बात करेंगे, दोनों लेक्चर की, एक एक लेक्चर के थे, जो दो टॉपिक थे एक एक लेक्चर के थे, लेक्चर नंबर 9 और 10 की बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है जो है भू परिष्करण, भू परिष्करण के प्रकार, भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बात करें इंग्लिश में तो टिलेज, जीरो टिलेज और टिल्थ, टिल्थ की डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एक अच्छी जो टिल्थ भूमि है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, वो सारी बात करेंगे। तो ये टॉपिक का मैं बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस को 101% फॉलो करते हुए पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी भी प्रेजेंट में चल रही है, जिसके 16 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक या दो क्वेश्चन कंपल्सरी आते हैं इसमें से। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा पूरा। तो क्लास को एंड तक देखना। और जो भी नए व्यूअर्स है ना, अभी तक चैनल के पेज को जो सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ से चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो और सब्जेक्ट्स की भी क्लासें हो रही है, तो नीचे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। सुपरवाइजर वालों की बात करें तो ओल्ड पेपर और जो प्रीवियस ईयर के जो पुराने पेपर थे, सिलेबस सारा कुछ कैसे तैयारी करनी है, कब फॉर्म फिलअप होगा, एज का सारा कुछ इशू, कितनी सीट है, वो भी लिंक में नीचे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, दोनों को चेकआउट करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 9 और 10 तो उसमें दे रखा है टिलेज। टिलेज क्या होता है? तो टिलेज को हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। भू परिष्करण शब्द से समझ में आ रहा होगा। भू परिष्करण मतलब भू यानी भूमि, भू यानी भूमि, और परिष्करण करना मतलब उसको ठीक करना, अच्छा करना, उसकी भौतिक जैविक सारी दशाओं को अच्छा करना। तो सबसे पहले मैं आपको भू परिष्करण की डेफिनेशन दे देता हूं कि भू परिष्करण की क्या डेफिनेशन दे रखी है। कि फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए, फसल उगाने हेतु, फसल समझना सही से, फसल उगाने हेतु भूमि को अच्छी बना देना जो किया जाता है, जितनी भी यांत्रिक क्रियाएं की जाती है, भौतिक क्रियाएं की जाती है, वो क्या कहलाती है? भू परिष्करण कहलाती है। एक चीज एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, फसल की डेफिनेशन की फसल किसको कहते हैं भाई? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ। बीएससी कर रहे हो, कोई पूछ ले आपको कि क्रॉप क्या होती है, एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, फसलों के बारे में पढ़ रहे हो कि हाँ फसलें उगा रहे हैं, अच्छी पैदावार कैसे ले रहे हैं, अच्छी किस्में कौन सी है, इंप्रूव वेराइटीज कौन सी है, पर आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि फसल क्या है, फसल की डेफिनेशन क्या होती है। तो फसल की डेफिनेशन में बता देता हूं कि पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने यूज के लिए, अपने लाभ के लिए उगाता है, उसको क्या बोलते हैं? फसल। कि पौधों का ऐसा समूह, समान प्लांट एक जैसे पौधे हैं, ठीक है, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगा रहा है, किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगा रहा है। चाहे से फिर वो जैसे बाजरा उगा लिया तो चारे के लिए उगा रहा हो, या उसको खाने के लिए उगा रहा हो, या फिर उसको बेच के आर्थिक दृष्टि से महत्व के लिए उगा रहा हो, किसी न किसी रूप में कैसे भी ले रहा हो वो, पर खुद के यूज में ले रहा है। ठीक है, तो पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। और भू परिष्करण पढ़ रहे हैं, तो भू परिष्करण क्या हो? फसल उगाने से पहले, फसल उगाने से पहले किसी खेत की अच्छे से तैयारी करना, उसकी जो मृदा है, भूमि है, भू शब्द से समझ लेना, पहला शब्द ही यही है कि उसकी जो भूमि है, मृदा है, उसकी जो दशा है, उसको ठीक करना क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट आउट करेंगे। भू परिष्करण की डेफिनेशन, टिलेज की डेफिनेशन लिख लो कि फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को भू परिष्करण कहते हैं, या भूमि के भौतिक परिवर्तन को जो कृषि यंत्रों द्वारा किया जाता है, भूमि के भौतिक परिवर्तन को जो कृषि यंत्रों द्वारा किया जाता है। जैसे सपोज दैट, इसको अगर अपन समझे, प्रैक्टिकली समझे इस चीज को, एक मिनट, भू परिष्करण क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी। जैसे कोई खेत है, ठीक है, बंजर खेत है, पड़ा है पहले से, जिसमें कभी बुआई नहीं की हुई है, पत्थर भी पड़े हैं, कचरा भी पड़ा है, लकड़ी भी पड़ी है, कंकड़ पत्थर सारा है, तो डायरेक्ट ऐसे तो होता नहीं कि जाके बीज लगा दिया और फसल उग जाएगी, खेती हो जाएगी। उससे पहले क्या होता है? उसको समतल करना होता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, ठीक है, पटवास लगाना पड़ता है। ये जितनी भी जो अपन क्रियाएं कर रहे हैं ना फसल लगाने से पहले, वो क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है, टिलेज कहलाता है। ठीक है, टिलेज कहलाता है। तो मैं दूसरी डेफिनेशन और बता देता हूं टिलेज की। एक डेफिनेशन मैंने दे दी है इजी लैंग्वेज में। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, तो दूसरी डेफिनेशन लिखो, भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर, भूमि की जो ऊपरी परत है, ठीक है, भूमि की जो ऊपरी परत है, ऊपर की परत यही तो हो गई आपके खेत की, इसको जोतकर, पलटकर या चीरकर, कैसे भी इस भूमि की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौध रोपण योग्य बनाना क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है।
इसको कैसे भी इतना अपन सक्षम बना दिए कि ये एक पौधा उत्पन्न कर सके, अपन बीज लगाए उससे उत्पादन ले सके, ऐसी बना दी, उसको क्या बोलते हैं, भू परिष्करण बोलते हैं। बहुत ईजी है, सबसे समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके। इस कृषि कार्य में भूमि के कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। क्या किया जाता है, उसको खोद दिया जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे किया जाता है, तो नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे चली जाती है। फिर जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं, ठीक है, वायु है, प्रकाश है, हवा है, पानी है, उसकी वजह से क्या भुरभुरी हो जाती है। और मैंने जो सोइल साइंस पढ़ाई थी बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को, 12th वालों को, उसमें बताया था कि एक अच्छी मृदा के लिए क्या चाहिए, उसमें अच्छी वायु संचार चाहिए, पोरोसिटी जिसको बोलते हैं, रंध्रावकाश जिसको बोलते हैं, वो अच्छा चाहिए, तब क्या होता है, अच्छी पैदावार होती है। कार्बनिक पदार्थ अच्छे से होना चाहिए। वो कब होएगा, जब अपन उसका अच्छे से भू परिष्करण करेंगे। तो भू परिष्करण अपने लिए क्यों यूजफुल है, वो मैं आगे स्पेशली बता दूंगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है, कैसे महत्व रखता है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे अपन डेफिनेशन की बात कर रहे थे, डेफिनेशन मैंने 2 डेफिनेशन बता दी है। सेकंड जो डेफिनेशन है, दोबारा से बोल देता हूँ मैं एक बार, सेकंड जो डेफिनेशन दे रखी है आपके, तो सारे नोट आउट कर लेना, कि भूमि के ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधरोपण योग्य बनाना ही कृषण या भू परिष्करण कहलाता है। इस कार्य में भूमि को कुछ इंचों तक गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा तथा सूर्य प्रकाश तथा उष्मा आदि के प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। हल से खेत को जोतना ही जुताई करना नहीं कहा जा सकता। केवल अपन हल चला रहे हैं उसको अपन जुताई नहीं बोल सकते कि आपने खेत में जाके हल चला दिया वही भू परिष्करण हो गया। इसमें क्या क्या हो गया, फावड़ी से आप खोद रहे हो, ठीक है, पेड़ है उसके आसपास से उसकी जो दोब वगैरह है उसको हटा रहे हो, बीन रहे हो, जो कचरा उसको बीन रहे हो, पत्थर कांच के टुकड़े हैं उनको हटा रहे हो, ये सारा कुछ आता है भू परिष्करण में। अगर एक शब्द में बात करें कि भू परिष्करण क्या है, कि किसी खेत को कृषि योग्य बनाने के लिए जो उसकी सतह पर जो यांत्रिक क्रियाएं की जा रही है वो सारी भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। तो ये हो गई भू परिष्करण की। अब बात करते हैं भू परिष्करण के आगे की, जो फादर ऑफ टिलेज, सबसे मेन चीज है, टिलेज के बारे में पढ़ रहे हो तो फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेन्थ्रोटुल। जो जेन्थ्रोटुल नाम का जो वैज्ञानिक है उसको क्या बोलते हैं, भू परिष्करण का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ टिलेज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। भू परिष्करण के मुख्य उद्देश्य मैंने डेफिनेशन बता दी, इतने अच्छे से समझा दिया कि आप भूलो नहीं। और बीएससी में तो क्या है, आपके थ्योरेटिकल पेपर जो होएगा आ गया, टिलेज के बारे में समझाइए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मैंने बीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, पेपर जो सारे सोल्व आउट करवाए हैं सभी सब्जेक्ट के, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, चेकआउट जरूर करना। तो अगर सीधा प्रश्न आ जाता है कि भू परिष्करण क्या है, भू परिष्करण के प्रकार और उसके उद्देश्य लिखिए 10 नंबर के में, 2 से 3 पेज में उत्तर दीजिए, तो मैं उस प्रकार से आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो किसी को लगे कि हाँ टिलेज की इतनी परिभाषा क्यों दे रहे हैं, इतने शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो वो स्किप कर लेना। बाकी जिस भाई को अच्छे ओजीपी बनानी है, अच्छे से देखना है, वो कंटिन्यूस वीडियो को देखना और मेरे को फीडबैक जरूर दो के कमेंट करके। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। खेती वाले क्षेत्रों में खरपतवार नष्ट करने के लिए। अब देखो अपन इतनी अगर मेहनत करेंगे, भूमि को सही करेंगे, तो खरपतवार तो नष्ट हो ही जाएंगे। खरपतवार नष्ट होंगे तो अच्छी पैदावार होगी। कृषि से एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिसमें उसमें जल, वायु तथा प्रकाश का अवगमन और संचालन सफलतापूर्वक हो सके। जो खेत की अपनी जो मिट्टी है, जो सोइल है, सोइल का जो कंपाउंड्स में पड़ा था उसमें जो वायु है, ठीक है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनका संचार अच्छी हो जाएगा। जो जैविक जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु है, उनका संचार अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ हो जाएगी तो क्या होगा, अच्छी से अच्छी पैदावार होगी। और अपने का मेन मोटिव भी क्या है, फसल उगाने का, किसी न किसी रूप में उसको उपयोग लेना है और अच्छे से उपयोग लेना है। अगर बेच भी रहे हैं तो अच्छे पैसे हो, खा भी रहे हैं तो अच्छा खाएं, अधिक पैदावार हो, चारा कर रहे हैं तो अधिक पैदावार हो, तो वो चीज़ है। सेकंड इसका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट हो गया खरपतवार की, खरपतवार नहीं रहेंगे। सेकंड हो गया कि अच्छी उपजाऊ हो जाएगी, इसमें सारी कुछ जो जैविक दशाएं हैं वो। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है इसका, लाभदायक जीवाणु भली भांति अपना कार्य कर सकते हैं। फोर्थ में लिखोगे मिट्टी भली प्रकार से वर्षा जल सोख सकती है, पौधे की जड़ें सुगमतापूर्व फैलकर पौधों को भोजन प्राप्त कर सकती हैं। कुछ फिट तक, कुछ मात्रा में अपन इस मृदा को चीर रहे हैं अंदर तक, ऊपर की नीचे हो रही है, तो अगर नीचे कोई कठोर परत है या फिर जो भी दिया हुआ है कंकड़ पत्थर वो हट जाएंगे तो पौधे की जड़ें आसानी से विकास कर पाएगी। ये मैं बता रहा हूँ भू परिष्करण के उद्देश्य कि क्या, किस वजह से अपन भू परिष्करण टिलेज को अपना रहे हैं, उसके उद्देश्य की। ये पांचवा आप इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज,
वो लिखो कि जो अपन खाद जो दे रहे हैं इसमें, खाद उर्वरक जो भी दे रहे हैं वो क्या है, अच्छे से विलय हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा। जब ऊपर की मृदा को अपन नीचे कर रहे हैं और नीचे की ऊपर कर रहे हैं तो आपस में घुल मिल जाएगा। तो जो उर्वरक दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो अच्छे से अपनी फसल को ग्रो करवाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से मिल पाएंगे। तो ये मैंने अपने भूपरिष्करण की जो 2 डेफिनेशन थी वो दे दी, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज की, भूपरिष्करण कितने प्रकार का होता है। फादर मैंने बता ही दिया, जेंथ्रोटूल, फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटूल। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसके जो दिए हुए हैं भूपरिष्करण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिलेज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो आपका जो टिलेज दे रखा है मुख्यतः 2 प्रकार का दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है प्राथमिक भूपरिष्करण, प्राथमिक भूपरिष्करण। सेकंड जो दे रखा है द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक भूपरिष्करण, भूपरिष्करण, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण। अगर अपन उसको सीधी भाषा में बात करेंगे प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि बीज की बुआई से पहले या फसल की बुआई से पहले जो क्रियाएं की जाती है खेत की सतह पे वो प्राथमिक में आती है। और बुआई के बाद कि मैंने फसल जमीन में डाल दी, उसके बाद में जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, मैकेनिज्म भौतिक आंतरिक जो भी निराई गुड़ाई, ठीक है, उसकी गोज करना वगैरह, कटाई तक का, हार्वेस्टिंग का तक का, वो किस में आता है, द्वितीयक भूपरिष्करण में आता है। सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, यंत्र का भी क्वेश्चन आता है। जेट जो सुपरवाइजर है उसमें, बीएससी के जो फर्स्ट ईयर के न्यू टाइप है उसमें भी आ जाता है। तो मैं प्राथमिक भूपरिष्करण की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि भूपरिष्करण की प्रारंभिक क्रिया है जिसका उद्देश्य मृदा की सशक्तता को कम करना होता है। क्या क्या होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण क्या है, भूपरिष्करण की प्राथमिक क्रिया जिसमें क्या, मृदा की सशक्तता को कम करना होता है, मृदा की सशक्तता या जिसको बोलते हैं कठोरपन। अब अगर मृदा आपकी कठोर है, ठीक है, भुरभुरी नहीं है और कठोर है, अगर आप उसमें कोई सीड लगा रहे हो तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, उसमें जो भी एयर है, ठीक है, जो सोयल एयर है, पोरोसिटी है, रंध्रावकाश है, वो उचित नहीं मिल पाएगा, तो वो अपनी फसल होएगी नहीं, और फसल नहीं होएगी तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, टिलेज क्यों पढ़ रहे हैं अपन, जो भूपरिष्करण है कि अच्छी फसल पैदावार ले सकें, या फसल खेत की तैयारी कैसे करते हैं। प्रारंभिक जो तैयारी है वो प्राथमिक भूपरिष्करण में आ रही है, जिसका मोटिव क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है प्राथमिक भूपरिष्करण के, कि मृदा की जो कठोरपन है उसको तोड़ा जा सके। सेकंड देखते हैं, भूपरिष्करण की प्रारंभिक क्रिया है जिसका उद्देश्य मृदा की सशक्तता को कम करना, मृदा का समतलीकरण और पादप अवशेषों को ढकना। मृदा का समतलीकरण, खेत आपका उबड़ खाबड़ है, उसको आप समतल कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पे खेती करनी है, क्या करनी है, खेती करनी है। खेत की आपकी जो ऊपरी सतह है वो कठोर है, आप उसको भुरभुरी कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ऊपर के नीचे कर रहे हो, हैरो प्लाव यूज कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो। थर्ड, इस पे कोई फसल अवशेष पड़े हैं, कंकड़ पत्थर पड़े हैं या फिर कांच के टुकड़े पड़े हैं, कुछ भी कचरा पड़ रहा है फसल के अवशेष है, उसको आप चुग रहे हो, उठा रहे हो, यहाँ से बीन रहे हो। ये सारी क्रियाएं क्या है, फसल बोने से पहले की क्रियाएं हैं। तो ये किस में आएगी, प्राथमिक या जो प्राइमरी जो टिलेज है उसके अंतर्गत आएगी। बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज की, कि सेकेंडरी टिलेज में अपने को क्या क्या करना है। तो सेकेंडरी टिलेज भूपरिष्करण की वह प्रक्रिया जो प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद में की जाती है। एक लाइन तो सीधा सीधा हो गया कि भूपरिष्करण की वह प्रक्रिया जो प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद में की जाती है। पहले प्राथमिक भूपरिष्करण करेंगे, प्राथमिक भूपरिष्करण के मेन मैंने बता दिया क्या क्या है, कि मृदा के कठोरपन को कम करना, ऊपरी सतह को समतल करना, अगर कोई खरपतवार है या किसी फसल के अवशेष हैं या जो भी कंकड़ पत्थर है उसको वहां से हटाना ताकि अपन फसल लगा सकें, वो प्राथमिक भूपरिष्करण है। बात कर रहे थे द्वितीयक, तो द्वितीयक कब करेंगे, जब प्राथमिक हो जाएगा उसके बाद ही तो करेंगे, फसल लगाने के बाद। तो लिखो द्वितीयक में कि भूपरिष्करण की वह प्रक्रिया है जो प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद में की जाती है तथा जिसका उद्देश्य फसल बुआई के लिए उचित बीज संयंत्र तैयार करना, वह द्वितीयक भूपरिष्करण की श्रेणी में आता है। भूपरिष्करण की अन्य परिभाषाएं, एक आपके दिया हुआ है नो टिलेज या जीरो टिलेज, नो टिलेज या जीरो टिलेज। इसके बारे में अगर बात करें नो टिलेज या जीरो टिलेज, तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भूपरिष्करण हो गया। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, फसल बोने से पहले काम में ले रहे हैं उनको ऐसे समझ लो। प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र कौन कौन से हैं वो चीज देख लो। फसल बोने से पूर्व की गई आंतरिक क्रियाएं जैसे जुताई करना, पाटा लगाना, ये प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। यंत्र की अगर बात करें इसमें कि कौन कौन से यंत्र दे रखे हैं प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्रों के अंदर, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं एक चीज, सब सोइलिंग। सब सोइलिंग, सब सोइलिंग किसको बोलते हैं, सब सोइलिंग किसको बोलते हैं, सब सोइलिंग, मृदा के अंदर की कड़ी परत को तोड़ना, मृदा के अंदर की कड़ी परत को बिना मिट्टी ऊपर किए गए, सतह के मिट्टी उलट पलट के तोड़ देने की क्रिया।
मृदा के अंदर यहाँ पे कुछ फीट अंदर या कुछ अंदर, ठीक है, कुछ इंच अंदर कठोर परत है, उसको इस मृदा की सतह को बिना ऊपर नीचे किए हुए इसको अंदर से तोड़ देना क्या कहता है, सब सोइलिंग कहलाता है, सब सोइलिंग कहलाता है। ये आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर के न्यू टाइप में आ जाता है, ये सुपरवाइजर में पूछा जा सकता है, सब सोइलिंग किसको कहते हैं। तो खेत की मृदा की ऊपरी परत को बिना तोड़े या उल्टे पलटे अंदर की परत को तोड़ देना सब सोइलिंग कहलाता है। और इसके लिए जो सब सोइलिंग हेतु सर्वोत्तम यंत्र है वो चिसेल हल, चिसेल हल, चिसेल हल है। अब हम बात कर रहे थे द्वितीयक भूपरीक्षण की। फसल बोने से कटाई तक के सभी कार्य जैसे निराई गुड़ाई द्वितीयक भूपरीक्षण में आते हैं। प्राथमिक भूपरीक्षण यंत्र कौन कौन से हैं? देसी हल, मिट्टी पलटने वाला हल, जो देसी हल आता है, मिट्टी पलटने वाला हल आता है। अब देखो मिट्टी पलटने वाला हल क्या करता है, पूरे खेत की इधर की मिट्टी को इधर, इधर की मिट्टी को इधर। तो फसल बोने के बाद में तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि मिट्टी को इधर उधर करेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो ये प्राथमिक भूपरीक्षण में आता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्राथमिक भूपरीक्षण, द्वितीयक भूपरीक्षण हमने बात कर ली। बात कर रहे थे जीरो टिलेज, जीरो टिलेज या इसको बोलते हैं न्यूनतम जीरो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते इसमें। जीरो टिलेज किसको बोलते हैं वो देखो, शून्य भूपरीक्षण जिसको बोल सकते हैं। यह न्यूनतम जुताई का चरम रूप है जिसमें प्राथमिक भूपरीक्षण बिल्कुल नहीं किया जाता और द्वितीयक में केवल पौधों को कतारों में 20 सह में बोया जाता है। जीरो टिलेज क्या है? भूपरीक्षण का ऐसा रूप जिसमें प्राथमिक भूपरीक्षण नहीं किया जाता, मतलब ना तो कठोर परत को तोड़ा जाता, ना मृदा को है ना समतल किया जाता, ना ही इसकी जो अंदर की परत है उसको या इसकी जैविक दशाओं को या खाद उर्वरक कुछ भी नहीं किया जाता। डायरेक्ट कोई खेत पड़ा है, ठीक है, कोई खाली खेत है उसमें जाके डायरेक्ट बीज छांट दिए, वो क्या कहलाता है? शून्य भूपरीक्षण या जीरो टिलेज कहलाता है। शून्य भूपरीक्षण या जीरो टिलेज, डेफिनेशन देख लो शून्य भूपरीक्षण या जीरो टिलेज की, कि वह न्यूनतम जुताई का चरम रूप जिसमें प्राथमिक भूपरीक्षण बिल्कुल नहीं किया जाता और द्वितीयक भूपरीक्षण केवल पौधों को कतारों में 20 सैया तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैंने ये बता दिया है। टिलेज की हमने बात कर ली, टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने 5 बता दिए, उद्देश्य। फिर बात की टिलेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिलेज, 2 प्रकार का बताया, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर मैंने बताया सब सोइलिंग की, जो कठोर परत है उसको ऊपर की परत को बिना छेड़े उसको अंदर से तोड़ना सब सोइलिंग कहलाता है, उसके लिए चिसेल हल है। फिर बात की हमने जीरो टिलेज की, कि प्राथमिक भूपरीक्षण किए बिना ही खेती कर लेते हैं, डायरेक्ट द्वितीय भूपरीक्षण के रूप में बीजों को बुआई कर देते हैं, वो कहलाता है जीरो टिलेज। सबसे समझ में आ रहा है कि जीरो यानी शून्य, टिलेज यानी भूपरीक्षण, कुछ भी भूमि को छेड़ा नहीं जाता, जैसे है वैसे के वैसे बुआई कर देते हैं, उसको बोलते हैं जीरो टिलेज। आगे नेक्स्ट चीजें हैं इसमें जो देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है। एक दे रखा है मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भूपरिष्करण, फसलोत्पादन में आवश्यक भूमि की कम से कम जुताई करना। न्यूनतम भूपरिष्करण शब्द से समझ में आ रहा होगा, न्यूनतम भूपरिष्करण कि फसल बुआई करने के लिए कम से कम जुताई की आवश्यकता हो, कि हाँ काम चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कि काम चल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम भूपरिष्करण बोलते हैं, न्यूनतम भूपरिष्करण। दोबारा से डेफिनेशन बता देता हूँ न्यूनतम भूपरिष्करण की, जिसको मिनिमम टिलेज बोलते हैं, कि फसल उत्पादन में आवश्यक भूमि की कम से कम जुताई को न्यूनतम भूपरिष्करण कहते हैं। एक है अधिकतम या इष्टतम भूपरिष्करण, इसको मिटा देता हूं मैं, फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटूल है। जीरो टिलेज की बात कर ली, जो न्यूनतम टिलेज था उसकी बात कर ली। अब अधिकतम भूपरिष्करण, अधिकतम भूपरिष्करण या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम टिलेज। जुताई की संख्या जो किसी फसल में अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने हेतु यूज में ली जाती है, कि 3-4 बार हमने उस पर पटवास लगा दिया, 3-4 बार हल लगा दिया, 3-4 बार हेरो, उसको क्या बोलते हैं? अधिकतम भूपरिष्करण। अच्छे से अच्छी भूमि की जो दशा है उसको मतलब बार बार जुताई की हुई है, अच्छे से अच्छी की गई है, उसको अधिकतम बोलते हैं। और बिल्कुल काम चला हुआ है न्यूनतम, और बिल्कुल नहीं की गई वो जीरो। तो आपका जो लेक्चर नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है कि टिलेज क्या है, जीरो टिलेज क्या है, न्यूनतम और अधिकतम टिलेज क्या है, टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है और टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो 10वां है वो दे रखा है टिल्थ, कि टिल्थ क्या होती है। तो टिल्थ के बारे में अगर बात करें अपन, तो मृदा की वह भौतिक दशा या स्थिति जो भूपरिष्करण के बाद प्राप्त होती है वो टिल्थ कहलाती है। समझना, दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टिलेज और टिल्थ। कोई खेत था बिल्कुल ऐसे बंजर पड़ा था, कुछ नहीं किया, खाली खेत पड़ा था, उसमें जाके मैंने प्राथमिक भूपरिष्करण कर दिया, मतलब इसको समतल कर दिया, हैरो चला दिया, ऊपर की जो कठोर परत थी उसको तोड़ दिया, खरपतवारों के अवशेष थे वो मैंने हटा दिए, कंकड़ पत्थर थे वो मैंने हटा दिए, इसको बिल्कुल खेती योग्य मृदा बना दिया मैंने, कि इस पे बीज बोने के लिए ये तैयार हो गई। तो जो ये तैयार मृदा है ना, जो इसकी ये दशा हो रही है इस टाइम तैयार होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? टिल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्थ बोलते हैं। और जो मैंने इसको तैयार की है, जो प्रक्रिया थी, जो मैंने काम किया, उसको बोलते हैं टिलेज, और तैयार भूमि को बोलते हैं टिल्थ। तो दोबारा से परिभाषा सुन लो, टिल्थ क्या होता है। टिल्थ की परिभाषा मैं आपको बता लिख लो, जो नोट आउट कर रहे हैं नोट्स वो नोट आउट कर ले। टिल्थ
मृदा की भौतिक दशा या स्थिति, मृदा की जो आपकी सोइल थी उसकी भौतिक दशा या स्थिति जो टिलेज के बाद में अपने को प्राप्त होती है, भूपृष्ठन के बाद में जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। ये तो हो गई इसकी। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ। अच्छी टिल्थ के क्या लक्षण हो गए, आप खुद सोच सकते हो, मैंने बता दिया। टिल्थ क्या किसको रहे हैं, टिल्थ कि टिलेज करने के बाद, अपने को भूपृष्ठन करने के बाद जो भूमि की दशा प्राप्त हो रही है उसको टिलेज वो बोलते हैं, टिल्थ। परिष्कृत भूमि जिसको बोलते हैं, परिष्कृत भूमि को ही टिल्थ कहा जाता है। और परिष्कृत भूमि किसको बोलेंगे, जिसका अच्छे से हमने भूपृष्ठन किया है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, मतलब किसी खेत को अच्छे से तैयार किया है, जो दशा है उस मृदा की उस टाइम जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको क्या बोलेंगे, टिल्थ। और जो करने की क्रिया थी उसको टिलेज। दोनों एक दूसरे से संबंधित। अब बात करते हैं अच्छी टिल्थ के क्या क्या गुण होंगे। कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ। अच्छी टिल्थ वाली मृदा की संरचना सुधर जाती है, भूमि में उपयुक्त वातावरण हो जाता है। अच्छी टिल्थ है उसकी क्या होएगी, अच्छी टिल्थ वाली है, भूमि की दशा बिल्कुल सुधर जाएगी, कोई खरपतवार नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छी उसमें पोरोसिटी होगी, वायु है वो अच्छी मात्रा में रहेगी, जो सूक्ष्म जीव है वो अच्छी मात्रा में रहेंगे। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, अच्छी टिल्थ में मिट्टी रंध्र युक्त होती है और कोशिका और गैर कोशिकीय रंध्र समान होते हैं और हवा पानी की मुक्त गति में सहायक है। अच्छी मृदा है, अच्छी तरीके से दशा सही की हुई है, तो उसमें जो पानी है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, जो सोइल एयर है वो भी अच्छी मात्रा में पाई जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। थर्ड जो दे रखा है इसका, सिंचित कृषि के लिए अधिक बड़े समुच्चय व्यास में 5 मिमी से अधिक आवश्यक है, जबकि शुष्क खेती के लिए छोटे समुच्चय। ये समझने की नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। फोर्थ नंबर पे देखो, टिल्थ मोटे या छोटे हो सकते हैं। मेन जो चीज़ें थी मैंने बता दी है। टिल्थ क्या होता है, टिलेज क्या होता है, टिलेज का फादर कौन है, जेंथ्रोटुल। तो ये क्या है, बीच में क्लास चलते चलते कैमरा ऑफ हो गया था अपना, तो हो सकता है आपको क्लास में थोड़ी दिक्कत हुई हो। बाकी मैं आगे से कोशिश करूंगा ऐसी कुछ ना हो। बाकी मेरे को कमेंट करके बता देना क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, यूजफुल हुई कि नहीं हुई, आपके कॉन्सेप्ट था टिलेज और टिल्थ का, जीरो टिलेज, ऑप्टिमम टिलेज, न्यूनतम टिलेज, वो सारा कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारा कुछ जो भी है आपके मेरे को कमेंट करके बता देना। और क्लास को जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उसको फुल शेयर करोगे, किसी भी कॉलेज में कहीं पे भी है, किसी भी स्टेट में, सबको शेयर करोगे, बीएससी वालों को, जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको। और जिन्होंने क्लास एंड तक देखी है, जिन्होंने क्लास एंड तक देखी है वो मेरे को कमेंट में क्या लिखोगे, सारे के सारे फार्मर्स लिख देना, फार्मर्स लव, ठीक है, चैनल का नाम लिख देना। जिसने क्लास एंड तक देखी है वो भाई फार्मर्स लव लिख देगा, मैं समझ जाऊंगा उसको क्लास समझ में आई और एंड तक था, वो स्किप नहीं किया। बाकी क्या, क्लास में चलते चलते जो कैमरा अपना वो ऑफ हो गया था, तो कुछ बीच में हो सकता है आपको एडिटिंग में मिल जाए खराबी समझ में, तो उसके लिए आप थोड़ा खुद कॉम्प्रोमाइज़ करें। बाकी सभी को धन्यवाद क्लास देखने के लिए, कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। थैंक यू।